नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा नाम के मरीज को पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। अब ये भारत में पहला ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। दरअसल अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 जो हमारे संविधान का है वो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, तो इसे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 21 जो है ये हमारे संविधान के सबसे ज्यादा डिबेटेबल अनुच्छेदों में से एक है। इसकी सबसे ज्यादा व्याख्या की गई है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज के सेशन में पैसिव यूथनेशिया के बारे में कि ये क्या होता है और दुनिया भर के ऐसे कौन से देश है जहां पे पैसिव यूथनेशिया की इजाजत जो है वो दी गई है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम दोस्तों इस हरीश राणा के मामले को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हरीश राणा जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है वहाँ के निवासी थे। इनकी उम्र लगभग 31-32 वर्ष की थी। 2013 में ये पीजी आवास की चौथी मंजिल से गिर गए थे और गिरने के कारण इनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद से ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। उनको 100% क्वाड्रीप्लेजिया यानी कि चारों अंगों का लकवा जो था वो मार गया था। अब पिछले 13 वर्षों से उनको फीडिंग ट्यूब के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके माध्यम से उनको जिंदा रखा गया है। तो उनके माता-पिता ने अदालत से ये अनुरोध किया कि बेटे की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है, केवल उनका बायोलॉजिकल लाइफ बनाकर रखा जा रहा है, इसलिए उनके बेटे को गरिमा के साथ मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट का फिर जजमेंट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी जिसने ये जजमेंट दिया उसमें जस्टिस पारदीवाला थे और जस्टिस विश्वनाथन थे। तो उन्होंने ये कहा कि जीवन रक्षक उपचार को हटाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो कृत्रिम पोषण है यानी क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन, जिसमें फीडिंग ट्यूब के माध्यम से किसी को भोजन दिया जाता है, उसको भी चिकित्सा उपचार माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको बंद किया जा सकता है। फिर मरीज को एम्स के लिए पेलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और फिर डॉक्टरों के निगरानी में जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा। इसके अलावा जो प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड है उन दोनों ने भी कहा कि सुधार की संभावना लगभग शून्य है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिसीजन को पैसिव यूथनेशिया के पक्ष में दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया है कि इच्छा मृत्यु पर एक स्पष्ट कानून बनाने पर केंद्र सरकार विचार करे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये पैसिव यूथनेशिया क्या है। ये तो हमने समझा कि मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। अगर हम पैसिव यूथनेशिया की बात करें तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी मरीज की मृत्यु को तेज करने के लिए वो जिस जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार के ऊपर जिंदा है उसको वापस ले लिया जाता है। वो जिस भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर है उसको हटा लिया जाता है। जैसे आप देखें तो वेंटिलेटर को हटा लेना इसमें शामिल है, कृत्रिम पोषण को बंद कर देना इसमें शामिल है, जो लाइफ सपोर्ट मशीन है उसको हटाना इसमें शामिल है। ये एक्टिव यूथनेशिया से अलग होता है। दरअसल यूथनेशिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया में बाहर से दवा देकर किसी भी व्यक्ति की जान ली जाती है और ये भारत में अवैध है। वहीं पैसिव यूथनेशिया की बात करें तो इसमें केवल जो जीवन रक्षक चिकित्सा उपचार है उसको वापस ले लिया जाता है, उसको हटा लिया जाता है ताकि व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक मृत्यु वर्ण कर सके। तो दोस्तों भारत में ये जो इच्छा मृत्यु है उसका कानूनी विकास हमें 2011 के अरुणा शानबाग मामले में ही देखने को मिला था, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को सीमित परिस्थितियों में लागू करने की अनुमति दी थी। फिर 2018 में कॉमन कॉज केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा से मरने का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी हमारे अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। और इसी कॉमन कॉज केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल को और एडवांस डायरेक्टिव को मान्यता दी थी। 2023 में इसमें संशोधित दिशा निर्देश भी लागू किए गए थे, जिसमें जो पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया है उसको ज़्यादा सरल बनाया गया और पहले लिविंग विल के लिए मैजिस्ट्रेट की एक शर्त थी, उस मैजिस्ट्रेट की शर्त को हटा दिया गया। फिर अभी हम 2026 में हरीश राणा का केस देखते हैं, जिसमें पहली बार 2018 में संवैधानिक पीठ ने जो लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव को मान्यता दी थी उसका पहली बार व्यवहारिक तौर पर उपयोग हमें इस हरीश राणा के केस में देखने को मिला है। तो दोस्तों इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे तर्क दिए कि आखिरकार उन्होंने पैसिव यूथनेशिया की अनुमति क्यों दी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है। अगर हमें अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तो किसी भी व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ साथ सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार भी इस अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उपचार से सुधार संभव नहीं है,
अगर मेडिकल फ्यूटिलिटी की स्थिति है, चिकित्सकीय निष्फलता की स्थिति है, तो केवल जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर परिवार की पीड़ा के बारे में भी बात करी कि अदालत कि माता-पिता ने वर्षों तक अपने बच्चों की सेवा की है, तो उनका जो निर्णय है वो करुणा और संवेदना पर आधारित है, क्योंकि माता-पिता ने खुद इस हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि उनके बेटे के स्वास्थ्य में सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो पैसिव यूथनेशिया है उसकी अनुमति हरीश राणा के केस में दे दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे तर्क दिए। अगर पैसिव यूथनेशिया के प्रोसीजर की बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करें, तो वर्तमान में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मरीज अगर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पीवीएस या फिर ऐसी असाध्य स्थिति में हो जहां पे सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो फिर प्राथमिक मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करता है। फिर द्वितीयक मेडिकल बोर्ड आता है, उस बात की पुष्टि करता है कि इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। फिर परिवार की सहमति ली जाती है और अस्पताल प्रशासन की अनुमति से पैसिव यूथनेशिया को परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पैसिव यूथनेशिया है, ये दुनिया भर के कई सारे देशों में लागू है और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्टिव यूथनेशिया की भी इजाज़त है। अगर हम नेदरलैंड्स की बात करें, तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु जो है, वो उनको कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है। बेल्जियम में भी आप देखें, एक्टिव यूथनेशिया वहाँ पे भी कानूनी रूप से वैध है। कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मेड यानी मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग। वहाँ पे डॉक्टर या जो नर्स प्रैक्टिशनर हैं, वो मरीज़ को मृत्यु में चिकित्सकीय सहायता दे सकते हैं। लेकिन भारत में कि अगर हम बात करें तो केवल पैसिव यूथनेशिया की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अभी आपको ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है। इसलिए इस हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा था कि आप उस पे एक स्पष्ट कानून बना के लाइए। तो भारत में पैसिव यूथनेशिया की तो अनुमति है, लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जो है वो अवैध है। तो ये दोस्तों, हमने पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया के बारे में बात करी। अब इस पैसिव यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु के संबंध में कई सारे नैतिक और सामाजिक बहस हमारे सामने निकल के आते हैं, क्योंकि इसके नैतिक पहलू की अगर हम बात करें, इसके सामाजिक पहलू की बात करें, तो ये दोनों तरफ हमारा ध्यान खींचती है। एक तो कि पैसिव यूथनेशिया जो है वो सही भी है, दूसरी तरफ इससे कई सारी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। तो दो प्रकार के गुट हमें देखने को मिलेंगे, जो इसका एक तो इसका समर्थन करते हैं, दूसरा इसका विरोध करते हैं। जो समर्थन करने वाले गुट हैं, वो ये कहते हैं कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकार है और हमें ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, जिसमें असहनीय पीड़ा होती है। अगर हम बात करें कैंसर के इस बारे में, तो कैंसर का जो 4th स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इस पीड़ा से मुक्ति के लिए पैसिव यूथनेशिया सही है। फिर परिवार की आर्थिक मानसिक राहत के लिए भी पैसिव यूथनेशिया सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार अपने पूरे बचत को किसी व्यक्ति को जिंदा रखने में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आर्थिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा बोझ का सामना करना पड़ता है, मानसिक तौर पे भी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पैसिव यूथनेशिया से उनको आर्थिक और मानसिक राहत मिल सकती है। साथ ही साथ जो इसका समर्थन करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमें चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें चिकित्सा संसाधनों का उपयोग ऐसे मरीजों पे करना चाहिए जिसमें सुधार की गुंजाइश है। हमें ऐसे मरीजों पर अपने चिकित्सा संसाधनों को नहीं खर्च करना चाहिए जहाँ पे सुधार की गुंजाइश नहीं है, और ऐसे केसेस में पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में पहले से ही जो चिकित्सा संसाधन है, उनकी सीमाएँ हमें देखने को मिलती है। हमने कोविड के दौरान देखा था कि हॉस्पिटल के बेड की कितनी कमी हो गई थी। कई सारे लोग केवल बेड की कमी से मर गए थे। हमारे देश में जो चिकित्सा से संबंधित अवसंरचनाएँ हैं, उन अवसंरचनाओं में हमको कमी देखने को मिलती है। जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स प्रति 1000 व्यक्ति पर उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो जो चिकित्सा संसाधन है, उनका बेहतर उपयोग करने की दृष्टि से भी पैसिव यूथनेशिया तो सही है। लेकिन जो एक ऐसा गुट है जो इसका विरोध करता है, वो ये कहता है कि ये जीवन की पवित्रता के सिद्धांत का उल्लंघन है। दरअसल उसका ये मानना है कि जीवन देना या लेना ये भगवान का काम है। हम किसी भी व्यक्ति के जीवन लेने के संबंध में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसके दुरुपयोग का खतरा भी पैदा होता है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों पर ये दबाव भी बनाया जा सकता है अगर उसकी संपत्ति का मामला हो कि पैसिव यूथनेशिया ले लिया जाए। तो इसका दुरुपयोग का भी खतरा आ जाता है। फिर हमारे देश में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो मिडिल क्लास में आता है, तो उस मिडिल क्लास में के जो गरीब लोग हैं या बुजुर्ग हैं, उन पर भी दबाव बनाकर आप देखें तो ये दबाव इच्छा मृत्यु का बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप को अपने परिवार के ऊपर बोझ समझ सकते हैं और फिर इस बोझ को समझने की वजह से ये इच्छा मृत्यु के लिए राजी हो सकते हैं। तो आप देखें, इन पर दबाव भी इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद बनाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर की जो नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें भी एक विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि डॉक्टर की नैतिक
नैतिक ज़िम्मेदारी है किसी की भी जान बचाना। अगर अगर पैसिव यूथनेशिया की इजाज़त हमारे देश में मिली है, तो फिर माफ़ कीजिएगा, ये जो डॉक्टर है वो किसी की जान लेने के लिए भी आप देखें तो फिर ज़िम्मेदार हो जाता है। तो डॉक्टर के ऊपर भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी हमें देखने को मिलती है। तो ये नैतिक और सामाजिक बहस इस पैसिव यूथनेशिया के संबंध में हमारे देश में देखने को मिलती है, पूरे विश्व में देखने को मिलती है, जहाँ पे 2 तरीके के गुट हैं, जो एक इसका समर्थन करते हैं, दूसरा इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हरीश राणा का मामला है, ये मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये निर्णय बताता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, वो ना केवल हमारे जीवन की रक्षा करता है, बल्कि हमारे गरिमा की भी रक्षा करता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत ना केवल गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, बल्कि गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार है। फिर ये जो पूरा मामला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये दिखाता है कि चिकित्सा कानून और नैतिकता के बीच संतुलन ज़रूरी है। साथ ही साथ इस निर्णय के बाद से भविष्य में भारत में इच्छा मृत्यु पर एक व्यापक कानून बनने की संभावना बढ़ गई है। हालाँकि बहुत सारे आलोचक इस बात पे ये भी कह रहे हैं कि एक स्लिपरी स्लोप करके एक सिद्धांत आता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई, तो बाद में जो इसके मानदंड अभी स्थापित किए जाएँगे, उसके मानदंडों में हमें ढील इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने शुरुआत किया था कि जो असाध्य बीमारी है, उसके संबंध में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी जाए, लेकिन कई सारे दूसरे भी ऐसे मामले आए जिसमें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी गई। तो ये भी एक जो है इसका एस्पेक्ट निकल के सामने आता है। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपने पैसिव यूथनेशिया के उन सारे पहलुओं के बारे में समझा होगा जिसके बारे में हमने हमने अभी बात करी। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस प्रीलिम्स एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा मामले में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु भी न्यायिक दिशा निर्देशों के तहत सीमित परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त है। तो ये गलत है। हमारे देश में एक्टिव यूथनेशिया की इजाजत नहीं है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव को मान्यता दी थी। ये बिल्कुल सही है। हरीश राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृत्रिम पोषण आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन जो है वो चिकित्सा उपचार माना जा सकता है और इसे हटाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो आप देखें, इसमें से आपसे सवाल पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो दूसरा एक्टिव यूथनेशिया वाला गलत है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। तो केवल 3 यानी कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस पूरे सेशन की चर्चा के आधार पे आप इस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा मामले में दी गई पैसिव इच्छा मृत्यु के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और एक बार फिर से जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।